सो हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर लेकर हम करने वाले हैं चैप्टर 1 फिजिक्स क्लास 12 का। चैप्टर हमारा चलता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का। लेक्चर नंबर 3 है और लेक्चर नंबर 3 में आज पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन का। आज हम बात करने वाले नए टॉपिक्स को बोलेंगे हम लोग कि इसे बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि मैंने आपसे को क्या रखना कि मैंने अब तक आपने जो हमारा लेक्चर देखा होगा चैप्टर नंबर 1 या लेक्चर नंबर 2 देखा होगा, तो हम अब तक जितने भी चार्ज के बारे में बात करते थे वो एक पॉइंट चार्ज की हम हमेशा बात करते थे। यानी अभी तक हमने कभी भी नहीं कहा था कि चार्ज का एक डायमेंशन है, कि मतलब वो चार्ज एक स्फीयर के फॉर्म में है या वो चार्ज क्यूब के फॉर्म में है। मतलब उस चार्ज का कोई शेप नहीं था, फिक्स है ना। हम क्या मान रहे थे, अब तक हम एक उसे पॉइंट चार्ज मान रहे थे। स्टार्ट करता है पहला क्वेश्चन थोड़ा सिंपल सा। हम ये कूलम्ब लॉ का सिंपल सा क्वेश्चन मैंने पूछा यहाँ पर। इन द फिगर फोर्स ऑन ए चार्ज ए इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू बी सी विल बी। कह रहा है कि बताओ यहाँ पर ए पर फोर्स निकालना है, कहाँ निकालना, इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू बी सी, है ना। यानी इस ए पर कितना फोर्स लगेगा इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है टोटल। ठीक है, तो देखो पहले बात की यहाँ पर कितने चार्ज हैं, तो हमारे पास 3 चार्ज है। ए पर एक चार्ज क्यू है, ये पॉइंट चार्ज है ना, विभाग ना पॉइंट चार्ज है। बी पे एक चार्ज है क्यू चार्ज, ये भी एक पॉइंट चार्ज है, ये भी एक चार्ज क्यू चार्ज है। ये एक ट्रायंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, है। इसमें क्या होता है ट्रायंगल में कि सभी जो साइलेंस होती है वो इक्वल होती है। और एक ही और आपको रखना पड़ेगा कि जब भी आपसे इक्विलैटरल ट्रायंगल दे तो याद रखना कि ईच एंगल कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री का हो जाएगा, यानी ईच एंगल इज 60 डिग्री। तुमने पूछा बताओ कि ए पर टोटल फोर्स कितना लगेगा ड्यू टू बी और सी के कारण। तो उससे पहले क्या करते हैं, हम एक डायग्राम बनाते हैं, फिर से थोड़ा अच्छे से डायग्राम बनाते हैं और एक चीज हम समझेंगे यहाँ पर क्या करना है। सो मानो हमने वाले एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। ए पे एक चार्ज रखा हुआ क्यू, ये हमारा ए पॉइंट हो गया चार्ज। बी पॉइंट पर एक चार्ज रखा है, ये चार्ज भी हमारा क्यू हो गया। और सी पॉइंट पर एक चार्ज रखा है, ये भी चार्ज क्यू हो गया। अब मैंने कहा था कि एंगल कितना, ये एंगल हमारा है 60 डिग्री। ठीक, कह रहा ए पर कितना चार्ज, कितना फोर्स लगेगा बी और सी के कारण। ठीक है, तो देखो बी पे जो चार्ज है कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ए पे चार्ज कैसा है, ये भी चार्ज पॉजिटिव है। तो ये जो बी का चार्ज है ए वाले चार्ज को रिपेल करेगा, है ना। इधर फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा, मान लो ये फोर्स हो गया एफ। ठीक, और इस एफ की वैल्यू कितनी होगी, इस एफ की वैल्यू लिख लेते हैं। एफ की वैल्यू होगी के इंटू क्यू, क्योंकि बी पे भी चार्ज क्यू है और ए पे चार्ज भी क्यू है। के इंटू क्यू डिवाइड बाई ये डिस्टेंस कितना गिवन है दोनों चार्ज के बीच का, ए, तो हो जाएगा ए स्क्वायर। दैट मीन्स कि हम बोल सकते हैं यहाँ जो फोर्स की जाएगी वो हो गई के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। बात समझ आ गया। सिमिलरली बात करते हैं हम सी पे चार्ज कैसा का है, प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, ये भी चार्ज प्लस चार्ज है, ए पे भी चार्ज प्लस चार्ज क्यू है। ये भी इस पर क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब ये इस पर एक रिपल्सिव फोर्स आएगा। और रिपल्सिव फोर्स हमारा कुछ इस टाइप से होगा, ये एफ की वैल्यू। ठीक, क्या ये भी फोर्स एफ होगा, तो हाँ होगा। क्यों, क्योंकि देखोगे कि यहाँ भी क्या है, सेम चार्ज क्यू जो चार्ज हो गए और इनके बीच का डिस्टेंस भी यहाँ पर कितना है, ये भी डिस्टेंस हमारा यही है, मतलब कि दोनों फोर्स इक्वल है। तो मेरी बात सबसे पहले बात करना था कि दोनों फोर्स इक्वल है। ठीक, अब नेट फोर्स कितना लगेगा ए पर, तो जो ए पर जो नेट फोर्स लगने वाला है वो इसके बीच में कहीं लगेगा, एग्जैक्टली बीच में लगेगा। क्यों लगेगा एग्जैक्टली बीच में, क्योंकि ये एफ और एफ क्या दोनों इक्वल फोर्सेस है। ठीक, सो नेट फोर्स कितना होगा, तो नेट फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो मैंने कहा था नेट फोर्स कैसे निकालता था। तो क्या होता है कि सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा दोनों फोर्स कितनी है। तो एक फोर्स है एफ मान लिया, तो ए स्क्वायर पहला फोर्स, दूसरा फोर्स एफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ और इनटू एंगल, इनके बीच का एंगल कितना टोटल एंगल, तो ये अगर ये नीचे का 60 डिग्री एंगल है तो ऊपर भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो सकते हैं इनटू कॉस 60 डिग्री। सॉल्व करते पूरी वैल्यू को, तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बन जाएगा हमारा 2f स्क्वायर। ठीक, प्लस 2 इंटू ये एफ इंटू एफ बन गया एफ स्क्वायर और कॉस 60 की वैल्यू हो गई 1/2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया यहाँ पर, टोटल वैल्यू हो जाएगी 2f स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बच गया यहाँ पर, टोटल आंसर आ गया हमारा √3f स्क्वायर। इसमें से √3 तो अंदर आ जाएगा और f बाहर आ गया, यानी बोल सकते हैं कि √3 इंटू एफ की वैल्यू कितनी है, तो ऊपर देखो हमने अभी एफ की वैल्यू कुछ कैलकुलेट किया था, ये तुम्हारी एफ की वैल्यू पुट करते हैं तो आ जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ठीक है, ये होगा हमारा नेट फोर्स की वैल्यू। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो नेट फोर्स आया एफ नेट, इसकी वैल्यू कितनी है, नेट फोर्स हो गई √3 टाइम्स ऑफ के इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ये हमारा नेट फोर्स हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। दैट मीन्स कि ये फोर्स हमारा इधर होगा और ये क्या होगा, ये जो नेट फोर्स है वो BC के परपेंडिकुलर होगा। उसने क्वेश्चन भी कहा था, उसने कहा था कि इन द फोर्स ऑन चार्ज ए इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू BC विल बी। तो हमसे पास डायरेक्शन पूछा, तो डायरेक्शन क्या होगा, इसके ऊपर होगा एफ नेट। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा नेट फोर्स का डायरेक्शन, सर एफ नेट की फोर्स की वैल्यू, और इसकी वैल्यू कितना गई √3 के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। तो ये मैंने सिंपल सा क्वेश्चन रखा था, सिंपल क्लोज आपका क्वेश्चन था, लेकिन याद रखना वेक्टर आना चाहिए, और वेक्टर आएगा तो आप क्वेश्चन इजीली कर पाओगे, क्योंकि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी बात कर रहे हो एक वेक्टर क्वांटिटी है।
तो वेक्टर क्वांटिटी को आप सिंपली ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, आपको एंगल पता होना चाहिए, यानी वेक्टर सम ऑफ एडिशन आना चाहिए। थोड़ा सा क्वेश्चन है, मजा आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब, नॉट क्यूब, नॉट क्यूब, इसी करना स्क्वायर है ना, दिस इज स्क्वायर, स्क्वायर कह रहा है कि हमारे पास एक यहाँ पर हमें एक स्क्वायर गिवन है, ठीक है। स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स हैं और 4 कॉर्नर्स पे हम क्या रखा है, पॉइंट चार्ज रखें, ए पर, बी पर, सी पर एंड डी पर। सभी चार्ज की वैल्यू कितनी है, क्यू है, ठीक है। और साइड लेंथ कितनी है, साइड लेंथ है जो सबकी हमें ए गिवन है, इसकी स्क्वायर है तो हर साइड कितना होगा, ए का होगा। पूछा था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब, इस सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक। सो सबसे पहले बात रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो सेंटर पे देखोगे ना, सेंटर पे ये जो डिस्टेंस होगा है ना, या फिर मतलब ये डिस्टेंस होगा, ये सभी डिस्टेंस इक्वल है। क्यों, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं और जो मिड पॉइंट होता है वो डायगोनल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब ये लेंथ, ये दोनों लेंथ, ये सारी लेंथ, ये सभी लेंथ इक्वल है आपस में, ठीक। तो लेट सपोज हम करते हैं अब ये एक्स है, ठीक, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होगा, मान लो ए पे जो चार्ज है वो सेंटर पे इलेक्ट्रिक कितना बनाएगा, ऊपर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, के इंटू क्यू डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना माना हमने, एक्स स्क्वायर, ठीक। यही देखोगे तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड बी का भी होगा, क्योंकि बी का भी कितना है, बी पे भी जो चार्ज है वो क्यू है और बी भी कितने डिस्टेंस पर है, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक। तो हम बोल सकते हैं ऐसा कि सभी की वैल्यू बराबर है, मतलब ए का भी उतना होगा, बी भी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, सी भी इतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है और डी भी इतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। और सभी की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो के क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर है। ये सिर्फ बात का मैग्नीट्यूड की। अब बात करते हैं थोड़ा सा डायरेक्शन की, क्योंकि डायरेक्शन से आपको पता कर पाएगा कि हो क्या रहा है। देखो तो ए पे जो चार्ज है वो सेंटर पे, जो चार्ज सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो ये चार्ज कैसा है, प्लस क्यू चार्ज था, तो सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इससे क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज आएगा, ऐसे क्या था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज कितना, अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी चार्ज से दूर जाता है, तो ये हो गया ए का। बी का देखोगे तो बी का है, बी पे चार्ज कैसा है, प्लस चार्ज, तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा, इससे दूर जाएगा, ये हो गया वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन। सी को देखो, सी पे चार्ज कैसा है, नीचे, वो भी चार्ज प्लस क्यू है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनेगा, ये बनेगा ऊपर, ये बन जाएगा ईसी। और डी पे जो चार्ज कैसा है, ये भी चार्ज प्लस क्यू चार्ज है, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनेगा, इस चार्ज से दूर जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा ईडी। अब देखो मैंने भी कहा था कि ई ए, ई बी, ई सी और डी की वैल्यू, सबकी वैल्यू क्या बराबर है, आपस में इक्वल है। इक्वल होने का मतलब होता है कि ई ए और ई डी की वैल्यू इक्वल एंड अपोजिट, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक। सिमिलरली ई सी एंड ई बी क्या है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो दोनों करेंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट। मतलब ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया सेंटर पे, यानी बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, ये कितना हो गया, 0, ठीक है। तो चाहे तो आपको डायग्राम भी देख के भी आपको चाहे तो सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। समझ नहीं आएगा तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करना और फिर से मेरी बात को ध्यान सुनना कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का भी 2 चीज़ कैलकुलेट करना पड़ता है। जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा तो पहले कैलकुलेट करना उसकी मैग्नीट्यूड, जो कि आप फॉर्मुला निकालते हो, के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर से, आज यहाँ पर उसका डिस्टेंस होगा, ठीक। कहाँ से, चार्ज लेकर जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है वहाँ तक का डिस्टेंस। और हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो डायरेक्शन निकालने का मैंने एक बेसिक फंडा बताया था कि अगर प्लस क्यू चार्ज होगा तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा दूर जाएगी, और अगर चाहे नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके करीब आएगी। ये पहला एग्जांपल था, समझ आ गया, आई होप आप सबको समझ आया होगा। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, कह रहा है फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, ये भी क्या गिवन है, स्क्वायर। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज चेंज करता हूँ, कहता हूँ कि ए पे जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है और सी पे जो चार्ज है वो चार्ज नेगेटिव है, बस। यानी ए और सी पे जो चार्ज वो नेगेटिव चार्ज है, बी पे चार्ज पॉजिटिव है और डी पे भी चार्ज पॉजिटिव है। अब पूछा बताओ सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। सो फिर से वही सेम फंडा अपनाते हैं, और हमने मैंने भी कहा था कि सभी का डिस्टेंस मान लो, अभी हमने एक्स मान लिया है ना, वो चाहे तो एक्स हम एक टर्म में ला सकते हैं क्योंकि हमें स्क्वायर का साइड गिवन है वो ए है, तो हम चाहे तो उसकी लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं लेंथ की कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं लिख ले रहा हूँ। इसको मैं कह लो ये एक्स है, ये भी डिस्टेंस एक्स, ये भी डिस्टेंस एक्स, ये भी डिस्टेंस एक्स, ये भी डिस्टेंस एक्स, तो सभी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो इक्वल होगा। ई ए बात करो चाहे तो ई बी है ना, चाहे तो बात करो ई सी, चाहे बात करो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डी, सभी के लिए बराबर होगी और ये होगा के क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक। अब चेक करते हैं डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो ए पे जो चार्ज है वो चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के चलते सेंटर ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होगा। ये क्या कहा था मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज क्या होता है, हमेशा
टूवर्ड्स चार्ज होता है, मतलब वो हमेशा चार्ज की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किसके चलते, नेगेटिव चार्ज के कारण। तो ए पे चार्ज नेगेटिव है, इसलिए इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उस चार्ज के साइड होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ए का होगा ये। बी पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, हमेशा उस चार्ज से दूर जाएगा, ठीक है, उससे दूर जाएगा, तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज बी। सी पे चार्ज कैसा है, सी पे जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पे क्या होता है, अभी मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब सी का भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज था। डी पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, और मैंने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पर निकालना है, वो हमेशा उस चार्ज से दूर जाएगा, यानी इस चार्ज से दूर जाना चाहिए, मतलब एक की साइड ये भी आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डी। मतलब बात समझ आ गई कि यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, देखो ऐसा है ना, कि ये EC और EB एक साइड है, EA और ED एक साइड है दोनों, और सबकी वैल्यू बराबर है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये इसे लिख लेते हैं कि सबकी वैल्यू हम एज्यूम कर लेते हैं ये E के इक्वल है ना, सब बराबर है, तो मैं एज्यूम कर सबकी वैल्यू E है, यानी ये E है तो ये भी E है, ये भी E है तो ये भी E है, क्योंकि EA EB EC ED सब बराबर है। अब बात करता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया इन दोनों का, और इसके बीच का एंगल कितना होगा, तो एंगल होगा ये 45 डिग्री, क्योंकि ये स्क्वायर था, ठीक। अब इसको चाहो तो और सिंप्लीफाई करके हम ऐसे बना सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 2E है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 2E है, ऐड कर दिया सिंपल, दोनों का डायरेक्शन सेम था तो E का 2E हो गया, ऐड करने पर ये भी ऐड करने पर 2E बन गया, और इसके बीच का एंगल हो गया 45 डिग्री। यानी अब सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमें इस चीज को हमसे सॉल्व करना है, तो मैंने कहा कि हमारे पास दो वेक्टर आ गया ना, दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए, एक इलेक्ट्रिक हो गई 2E, एक हो गया 2E, और इनके बीच एंगल हो गया 45। तो अभी मैंने कहा था कि हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के निकालते कैसे हैं, तो सिंपल वेक्टर का फॉर्मूला रखना हमेशा बहुत जगह काम आएगा, जब भी हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं ना, कैसे उनके रिजल्टेंट निकालते हैं कैलकुलेट करने के लिए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होगा ई नेट, तो ई नेट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा रूट ओवर, है ना, तो पहला वेक्टर है 2E, तो हो जाएगा 2E स्क्वायर, दूसरा वेक्टर भी कितना है, वो भी हमारा 2E है, तो हो जाएगा 2E स्क्वायर, प्लस क्या था 2 इंटू E1 इंटू E2, यानी पहला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो 2E है, दूसरा भी 2E है, और इनके बीच का कितना हो गया cos 45 डिग्री, ठीक है। मैंने चीज़ों को यहाँ लिखा है, पूरी वैल्यू को हम रख के सॉल्व करते हैं, तो पूरी वैल्यू हो जाएगी ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, ये 4E स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 4E स्क्वायर, और ये हो जाएगा टोटल हमारा 8E स्क्वायर इंटू कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। तो पूरी वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगा 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर हो जाएगा 8E स्क्वायर, और ये हो जाएगा 8E स्क्वायर डिवाइडेड √2 को सॉल्व करना, तो ये हो जाएगा हमारा 4√2E स्क्वायर, ठीक है। चाहे तो हम और सॉल्व कर सकते हैं, टोटल वैल्यू हो जाएगी, तो इसमें से ई आपका बाहर आ जाएगा, और यहाँ बच जाएगा √2 टाइम्स रूट इंटू 8 + 4√2, ठीक है। तो अगर और सॉल्व करना चाहते हो तो ये 2 बाहर आ जाएगा 2E, और यहाँ बच जाएगा हमारा 2 + √2, है ना, ये पूरी वैल्यू हो जाएगी हमारी इसकी। अब 2 टाइम्स ई की वैल्यू कितनी, ई की वैल्यू होगी हमारी थी KQ डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, इंटू हो जाएगा यहाँ से √2 + √2, ठीक, ये पूरी हो गई। अच्छा x कितना है, तो x निकाल लेते हैं, देखो x वैल्यू कितनी होती है, जो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो a डिवाइड बाई √2 है, ठीक है। सो स्क्वायर करने पर कितनी हो जाएगी ये पूरी वैल्यू, तो पूरी रख के सॉल्व करना, तो x स्क्वायर बाई √2 करना, तो ये हो जाएगा 4KQ डिवाइड बाई a स्क्वायर इंटू √2 + √2, ठीक है। ये हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा सेंटर पे। तो इतना कुछ करना नहीं है, ये मैंने थोड़ा टफ क्वेश्चन ले लिया था आपका, इसका जो आंसर इतना आएगा। आपके एग्जाम में इतना टफ क्वेश्चन नहीं आता है, सिंपल क्वेश्चन आता है, लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा टिक कर सकते हो। कभी हो सकता है कि आपके नीट या जेई मेंस में ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, जेई मेंस में वाले में ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि आपको वेक्टर आता है कि नहीं आता है ना, और आपकी मैथ थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है कहता है कि फाइंड बिलो सोन रेगुलर हेक्सागन। हमें यहाँ पर रेगुलर हेक्सागन गिवन कह रहा है विथ डिफरेंट चार्ज बेस्ड एट द वर्टिसेस, इसके कॉर्नर पर डिफरेंट चार्ज रखे हुए हैं, है ना। कह रहा इन विच ऑफ द फ्लोइंग केसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर 0, किसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो देखो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहाँ होगा, याद रखना, जिसके ऑपोजिट साइड में इक्वल चार्ज होने चाहिए, सेम टाइप का चार्ज होना चाहिए, और उसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए। जैसे क्या कहता है, क्या इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है, तो नहीं होगा, क्यों कि यहाँ पर 5Q है, यहाँ पर 2Q है, इक्वल चार्ज नहीं है। ये 5Q दोनों पॉजिटिव तो है, ठीक है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन नहीं हो सकता।
इसकी बात करें, क्या यहाँ पर सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है? देखते हैं। यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज पॉसिबल है, लेकिन सेकंड जब देखोगे आप सेट, तो ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। चार्ज कैसे हैं? इक्वल तो है, लेकिन एक प्लस है एक माइनस है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे जीरो नहीं पॉसिबल है। ठीक है, थर्ड देखते हैं, थर्ड के सेंटर पे देखो, यहाँ पर टू क्यू चार्ज, यहाँ पे टू क्यू चार्ज, दोनों कैसा चार्ज है? इक्वल, दोनों प्लस है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, तो चांसेस है। सेकंड देखते हैं, यहाँ भी टू क्यू, यहाँ भी टू क्यू है, मतलब दोनों का वैल्यू बराबर है, दोनों पॉजिटिव है, तो पॉसिबल है क्योंकि दोनों का सेम टाइप का चार्ज हो गया, प्लस प्लस वाले हैं। या तो दोनों प्लस होना चाहिए या दोनों माइनस होना चाहिए था। और ठीक देखते हैं यहाँ थर्ड, ये प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और सेम पॉजिटिव भी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे जीरो आ जाएगा। ये केस पॉसिबल है और कोई केस पॉसिबल नहीं है। फोर्थ केस को देखते हैं। फोर्थ को देखते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला कि ये टू क्यू है, ये भी टू क्यू है, पॉसिबल है, चांसेस है होने का। ये क्यू सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का चांस है। लेकिन जैसे आप देखो कि ये टू क्यू आ गया और ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू आ गया, दोनों पॉजिटिव तो है, लेकिन एक टू क्यू है और एक ओनली क्यू है, मतलब इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का चांसेस कम है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, कि इसके सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? जीरो। बात समझ आ गया? ये सिंपल सा क्वेश्चन था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये भी क्वेश्चन आप जेई या नीट, है ना, नीट वाले इस क्वेश्चन को एक्सपेक्ट करना, थोड़ा सा क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है। बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक इसको कहते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। इसको बोलते हैं कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। बोलते हैं मतलब क्या होता है कि याद रखना, अभी तक हम जितनी क्वेश्चन की बात कर रहे थे, सभी क्वेश्चन मैंने की बात करा था कि जितने भी चार्ज होंगे इसको हम पॉइंट चार्ज के जैसा एज्यूम कर रहे थे। मतलब कि जो चार्ज था वो एक पॉइंट चार्ज था, उसका कोई फिक्स शेप नहीं था, जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में कहा है ना। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे बात करते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब होता है क्या? मतलब होता है कि अब जो चार्ज होगा वो एक पॉइंट चार्ज नहीं रहा, है ना। अब जो चार्ज हो वो पॉइंट चार्ज नहीं रहा, अब वो चार्ज कैसा हो सकता है? तो चार्ज हो सकता है ऐसा हो, कैसा? पहले बताता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन, कि हो सकता है जो चार्ज हो एक लाइन में हो, ऐसे, है ना, एक लाइन में से चार्ज रखा हो। यानी जो दैट मीन्स कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस पे जो टोटल चार्ज था वो चार्ज हम बोल सकते हैं पूरी लाइन पर चार्ज था। और बोल सकते हैं कि इसकी लेंथ अगर एल है ना, इस पूरी लेंथ की जो चार्ज लेंथ था इस वायर का वो एल होगा। तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब चार्ज एक जगह फिक्स नहीं, हर जगह कंटिन्यूस है। ठीक, तो लेट अस अज्यूम करते हैं कि अगर मान लो इस पर टोटल चार्ज क्यू है और लेंथ एल है, तो यहाँ से हम टर्न डिफाइन करते हैं, बोलते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना, इसको बोलते हैं, जिसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। और ये होता है क्या है? इसे बोलते हैं लैम्डा। लैम्डा को बोलते हैं चार्ज डिवाइड बाई लेंथ, है ना। जब आप टोटल चार्ज को डिवाइड करते हैं लेंथ से, इसको बोलते हैं चार्ज डिवाइड बाई लेंथ, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना। इससे एक टर्म और क्या है, इस चीज़ को लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्योंकि आगे के हम जितने भी क्वेश्चन प्रूफ करेंगे या जब डेरिवेशंस करेंगे, तो वहाँ पर आपको इसको यूज करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब इसका यूनिट क्या होगा? तो क्या करना, इसका जो यूनिट होना चाहिए वो सिंपल क्या होना चाहिए? यूनिट होना चाहिए यूनिट ऑफ लैम्डा, मतलब यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, है ना, इसको लैम्डा नोट करते हैं। सो चार्ज यूनिट होता है कुलम्ब और लेंथ यूनिट होता है मीटर, इसको बोलते हैं कुलम्ब पर मीटर, है ना, इसको मतलब सकते हैं कुलम्ब पर मीटर, याद रखना। ठीक, बात आ गया। सेकंड बात करते हैं, हम इसको बोलते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। मतलब अब बात करें कि हमारे पास कुछ एक सीट है ना, मतलब एक प्लेन है, इस प्लेन पे चार्ज कहाँ है? पूरा जो चार्ज है इस प्लेन पर है। ठीक, इस पूरे प्लेन पर चार्ज है। मान लो इस पर जो टोटल चार्ज अगर क्यू है और इसका जो टोटल एरिया है वो अगर मान लो ए हो गया, तो इसको हम क्या करते हैं? इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा का मतलब क्या होता है कि चार्ज मतलब टोटल चार्ज, है ना, कितना है उस एरिया पर, डिवाइड बाय एरिया, है ना। चार्ज को जब एरिया से डिवाइड कर दोगे तो इसको हम बोलते हैं, हम लोग इस चीज़ को लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। इसको क्या बोलते हैं? इसको लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये वर्ड भी आपको याद रखना है भाई, हम जब प्रूफ करेंगे उसको हम बताएंगे थोड़ा अच्छे तरीके से। ठीक, बात करते हैं यहाँ पर सिमिलरली इसका यूनिट क्या होना चाहिए? तो यूनिट ऑफ सिग्मा, है ना, हम बात करते हैं यूनिट ऑफ सिग्मा, इसे क्या होना? चार्ज यूनिट हो गया कुलम्ब और एरिया यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर। इसको हम बोल सकते हैं ऐसे कुलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ठीक, और लास्ट में आता है, इसको बोलते हैं हम लोग रो, इसको बोलते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब कहने का मतलब है कि अब मान लो हमारे पास कुछ एक ऐसा मान लो कुछ 3D स्पेस हो गया, है ना, कुछ ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास जो भी बॉडी है वो एक 3D बॉडी है, जिससे बोल सकते हैं लेट्स सपोज स्फीयर, है ना। मान करते हैं, मान लो अगर स्फीयर हो गया, तो स्फीयर होगा तो स्फीयर कैसा एक 3D डायग्राम बॉडी है जिसकी मान लो रेडियस आर है। ठीक, और इसका मान लो इसका वॉल्यूम
इसका मतलब वॉल्यूम है। और चार्ज कहाँ पर, इसके पूरे अंदर बाहर हर जगह चार्ज है ना। चार्ज कहाँ है, चार्ज अंदर भी है बाहर भी है, हर जगह चार्ज है। ठीक है, इसे बोलते हैं सॉलिड स्फीयर ऐसा। ठीक। और लेट सपोज पेट्रोल चार्ज मान लो अगर क्यू है, तो यहाँ से हम एक और टर्म डिफाइन करेंगे जिसको हम लोग बोलते थे हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं रो से। और का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, बोलेंगे चार्ज डिवाइड वॉल्यूम। और बात करते हैं इसका यूनिट क्या होना चाहिए, तो इसका यूनिट होना चाहिए, अगर यूनिट ऑफ, अगर हम रो पूछें तो इसका यूनिट होना चाहिए कुलम्ब पर मीटर क्यूब। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं कुलम्ब पर मीटर क्यूब। और इसका नाम में क्या बताया, इसको लोग बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो कुछ सिंपल सी बात है जो मैंने आपको 2-3 बार बताया कि एक बोलते हैं लैम्डा, बोलते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, सिग्मा बोलते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया, और रो को बोलते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आप देखोगे तो सिग्मा के वैल्यू में कहा था चार्ज डिवाइड बाय लेंथ, अगर मुझे चार्ज निकालना है तो हम लैम्डा को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देना, हमारा चार्ज आ जाएगा। अगर हमें सिग्मा गिवन है और हमें एरिया गिवन है तो सिग्मा को एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमें चार्ज मिल जाएगा यहाँ से। ठीक सिमिलरली जब अगर हमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो गिवन है और हमको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास चार्ज आ जाएगा। ठीक है, रो का हम जो यूज करते हैं जनरली हम नीट और कहा जाए तो जनरली जेई वाले में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके रो से क्वेश्चन आते हैं। सिग्मा वाला क्वेश्चन हमें बोर्ड में पढ़ना है, और रो लैम्डा, लैम्डा और सिग्मा ये हमें सिंपली बोर्ड और नीट में हमारे क्वेश्चन आते हैं। जे एडवांस में क्वेश्चन जाओगे तो आपको ये रो वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलेंगे जहाँ पर हमें इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है। फिलहाल डेफिनेशन याद रखना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, है ना। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, मतलब सिलेबस में बस कहो तो सिर्फ इसका हमें आप इसका सिर्फ फॉर्म याद रखना। क्या कहता है कि एक हमारे पास रिंग है ना, रिंग क्या होता है, रिंग का एक लेंथ होता है। ठीक। और क्या इस पर जो सरफेस, इस पर जो टोटल चार्ज है वो मान लो हमारे पास क्यू, टोटल चार्ज कितना है क्यू, इसकी रेडियस आर है। कहता है इसके सेंटर से, है ना, क्या कहता है इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस हम जाएं आगे। ठीक है, सेंटर से एक पी पॉइंट मिल गया और ये एक्स डिस्टेंस पर आगे है, तो क्या बताओ इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो सिंपल बात है, सिर्फ आपको सिर्फ का फॉर्मूला याद रखना है। होता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो उसको बोलते हैं के इंटू क्यू इंटू एक्स, है ना, एक्स हो गई ये, डिवाइड बाई होता है हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पॉइंट पी पर। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला अपना हमेशा याद रखना। ठीक है, डायरेक्टली कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कितनी होती है एक्स डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ठीक है, दूसरी बात, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो एट द सेंटर। ठीक है, एट सेंटर। अब जो मैं कह रहा हूँ ना कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखना कि सेंटर पे क्या होगा, तो सेंटर पे एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, है ना। जब ये पी पॉइंट, जब आप इसको जब धीरे धीरे अंदर लाओगे, है ना, जब ये हम बात करें जब ये पी पॉइंट धीरे धीरे अंदर आएगा तो एक्स कम होगा, और जब ये पी पॉइंट यहाँ पर पहुँच जाएगा तो एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो सेंटर बोलते हैं, सेंटर पे एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, एक्स की वैल्यू जीरो पुट करना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर कितना आ जाएगा, जीरो। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये दो रिजल्ट आपको याद रखना। ये तो आपको डायरेक्टली एमसीक्यू पूछा जाएगा तो कर लेना अगर एग्जाम में आ जाता है कि सेंटर एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है। बाकी ये जो फॉर्मूला ऊपर बताया मैंने, ये फॉर्मूला मैं कहूँ तो जनरली आप लोग जो लोग नीट वाले हैं ना या जेई वाले हैं, तो मोले का तो मेनली जेई वाले के लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखना। बाकी हमें सिलेबस में इतना ही पढ़ना है +2 लेवल पे। ठीक है, बेसिकली जे में क्वेश्चन आएगा तो इस पर सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, ज़्यादा टफ इससे क्वेश्चन पूछते नहीं हैं। ठीक है, और सेंट्रल याद रखना कि सेंट्रल हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन एक और आता है, इसको बोलते हैं आर्क, बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेगमेंट ऑफ ए रिंग। मतलब अब हमें पास क्या है, हमारे पास जो एक कंप्लीट रिंग नहीं है, एक रिंग का एक पार्ट है। ठीक है, कंप्लीट रिंग नहीं है, एक रिंग का पार्ट है। ठीक, अब रिंग का क्या होगा, रिंग एक लेंथ होता है, एक रिंग का छोटा पार्ट काट तो एक लेंथ हो जाएगा। और मैंने कहा था लैम्डा क्या कहा था अभी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो हमें क्या गिवन, हमें पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होगा हमें लैम्डा गिवन है, जो बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो अगर बताओ इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कि अगर हम क्या करें, अगर इस आर्क के एंड पॉइंट को अगर हम यहाँ ज्वाइंट कर दें, ठीक है, क्या कर रहे हैं, इस आर्क के एंड पॉइंट को आप ज्वाइंट कर देना इस सेंटर ओ से, तो कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर ओ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर पे कितना होगा, फॉर्म में रखना, इसका होता है 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन α/2, जो भी एंगल होगा उसका हाफ कर लेना। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसको आर को भी लिख लो कैपिटल आर, है ना, कैपिटल आर इज द रेडियस। ठीक है, रखना। तो अगर हमें एक आर गिवन है, जिस आर का हमें
हमें रेडियस आर गिवन है, सेंटर पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया जाए और हमें वो एंगल दिया है अल्फा, अल्फा इज एंगल बिटवीन आर्क के दोनों एंड को सेंटर से ज्वाइन करोगे तो एक एंगल बनेगा बीच में, ठीक है। ये एंगल में अल्फा गिवन है और हमें लैम्डा गिवन है जो कि हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 2 के लैम्डा बाई आर इज द रेडियस इनटू साइन अल्फा बाई 2। याद रखना पहले आपको एंगल को हाफ करना है, इसी ध्यान रखना, ठीक है। बात समझ आ गया। सेंटर क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन आता है एग्जाम में अच्छे तरीके से। अच्छा डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो इसका जो डायरेक्शन आ गया रखना कि सारा चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे, ठीक है। जीरो नहीं हो गया रखना, यहाँ पे जीरो नहीं हो क्योंकि यहाँ पर ये एक आर्क है, वहाँ पर कंप्लीट सर्कल था, मतलब वो एक कंप्लीट रिंग था, ठीक है। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल करते हैं। अभी मैंने क्वेश्चन किया था कि एक कंप्लीट रिंग है, ठीक है, एक कंप्लीट रिंग है, इस पे जो चार्ज है वो कुछ स्टेप से गिवन है ना, प्लस चार्ज गिवन है इस रिंग पर, और कह रहा है कि इस पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है इसकी वैल्यू लैम्डा गिवन है और रेडियस आर है। तो बताओ सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, है ना। क्वेश्चन है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर पे बताओ कितना होगा, ठीक है, हम कैलकुलेट करना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले सिंपल सी बात बोलते हैं, हम देख लेते हैं कि पहले क्या था कि सेंटर पे कितना एंगल बनता है। तो इसके सेंटर पे अगर एक कंप्लीट रिंग बन जाए तो टोटल एंगल कितना हो गया, टोटल एंगल हो गया हमारे पास 360, कितना हो गया 360 डिग्री। सो सिंपल फॉर्मूला पर पुट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर का फॉर्मूला होता है 2k लैम्डा बाई आर, 2k बाई लैम्डा बाई आर इंटू, है ना, थीटा, थीटा अल्फा, अल्फा कितना गिवन है यहाँ, अल्फा के लिए गिवन टोटल 360 डिग्री। तो लेंगे 360 डिवाइड बाई 2, ठीक, डिवाइड बाई 2 तो हो जाएगा हमारे पास 2k लैम्डा बाई आर और ये हो जाएगा साइन 2 से 60 कैलकुलेट करना, ये हो जाएगा 180, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा साइन 180 डिग्री, ठीक। और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू हो जाती है 0। तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा हमारा 0, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हम बोल सकते हैं एट द सेंटर कितना होगा वो 0 होता है। क्यों, बिकॉज साइन 80, है ना, लिखना सिंस साइन 180 डिग्री, है ना, साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, इसलिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने रिंग का बता दिया, कंप्लीट रिंग का सेंटर पे कितना होता है। करते हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम आज का कर हमें एक रिंग, एक हमें सेमी सर्कुलर रिंग गिवन, हाफ रिंग, है ना, करे इसके सिर्फ कर पार्ट पर चार्ज गिवन है और मान लो लेट सपोज ये चार्ज लैम्डा है। करा फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, ठीक है, करा फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर का फॉर्मूला कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर का फॉर्मूला होगा, है ना, तो लिखा था हमने 2k लैम्डा बाई आर इधर रेडियस हो गया, ठीक, इंटू साइन अल्फा, ठीक, डिवाइड बाई 2। चलो अब अल्फा कितना है, तो मैंने कहा था ना आर्क के दोनों एंड को, इस आर्क का ये तो पॉइंट एंड हो गया, इन दोनों को सेंटर से ज्वाइंट कर देना, ठीक है, इनको मैं सेंटर से ज्वाइंट किया। अब एंगल कितना टोटल है यहाँ पर, ये टोटल एंगल बनता है, इसको बोलते हैं हम लोग 180 डिग्री। तो क्या पुट करेंगे यहाँ पर एंगल 180 डिग्री। जैसे 180 डिग्री पुट करो, पहले सॉल्व करते तो हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर, ठीक, साइन 180 बाई 2 कितना होता है, ये हो जाएगा 90, तो हो जाएगा हमारे पास साइन 90, ठीक। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर, ठीक है, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, ठीक। फिर बता रहा हूँ ये आपका बोर्ड के लिए नहीं है, ये फिर बता रहा हूँ जो लोग JEE या नीट में भी चांस कम होता है वैसे, फिर भी याद रखना उसमें ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो हमें सिंपल फॉर्मूला रखना है 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन अल्फा बाई 2, ठीक है, एंगल को पहले हाफ कर लेना, उसके बाद साइन की वैल्यू पुट करना, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो लास्ट लेक्चर था, आज का जो लेक्चर था हमारा वो दिखाया, तो कंप्लीट हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ना। हमने भी इससे पहले हमने कुछ पढ़ा था कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, यानी जब एक चार्ज किसी लेंथ पर रहे, किसी एरिया पर रहे और किसी वॉल्यूम पर रहे। नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे और 1-2 लेक्चर में हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा विथ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। बाकी लोग जो यूज करते हो सोशल मीडिया पे होगा, फेसबुक पे होगा, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम यूज करते हो, यूट्यूब पर तो है ही, सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आपको यूट्यूब टेलीग्राम पर आपको कुछ PDFs मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट वीडियो के लिंक्स मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से हमसे सकते हो। कुछ क्वेश्चन पूछना है तो कुछ क्लास लेकर कुछ पूछना होगा तो हमें इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली आप मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप नेक्स्ट वीडियो तब तक आप वेट कर सकते हैं।